हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फटाफट बेसिक्स ऑफ ऑडिट को रिवाइज करते हैं। हमने देखा पुराने ज़माने में फार्मिंग हुआ करती थी, अपने घर के लोग काम कर रहे हैं, अपने घर के बड़े-बुजुर्ग मैनेज कर रहे हैं, अपने घर का पैसा लगा हुआ है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन ज़माना जैसे बदला और इकोनॉमी प्रोग्रेस करने लगी, तो अब हमारे पास में आज के डेट में बिज़नेस करने के लिए कंपनीज़ है। इतने सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी वाले, प्रेफ़रेंस वाले, डिबेंचर वाले, डिपॉज़िट वाले, उनको इंटरेस्ट है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। एम्प्लॉइज़ को भी जानना है बिज़नेस कैसा चल रहा है क्योंकि सैलरी और बोनस वहाँ से मिलने वाला है। सबको इंटरेस्ट है। अब ये कहाँ से पता चलेगा? तो ये पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको पता चलेगा कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका बैलेंस शीट आता है, पी&एल आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है। ये सारी चीजें आती है। अब ये बनाएगा कौन? बिजनेस को मैनेजमेंट चलाता है, सारे इंफॉर्मेशन उनके पास है, सारे ट्रांजैक्शन वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो अकाउंटिंग भी वो करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो बनाएंगे। लेकिन सबके मन में डाउट आता है कि यार आप ही बिजनेस चला रहे हो और उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप ही बना रहे हो, तो ये भरोसेमंद है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। ये प्रॉब्लम पूरे इकोनॉमी में है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑडिट के कॉन्सेप्ट को लाया गया और उसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है चेक करना और रिपोर्ट देना। अगर सिंपलेस्ट शब्दों में अगर ऑडिट को बोलना चाहे तो ऑडिट की बड़ी प्यारी टेक्निकल डेफिनेशन आपके सीए इंस्टीट्यूट ने दी। तो ऑडिट इज सिस्टमैटिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप होने वाली चीज, एज पर साइंस ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन whether or not entity is profit oriented with ultimate objective oriented irrespective of legal size and form with ultimate objective to give opinion whether financial statements give true and fair view। हर शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने बोला सिस्टमैटिक क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। इंडिपेंडेंट मतलब चेक करने वाला व्यक्ति डिपेंडेंट नहीं होता, लीगली, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज, पर्सनली डिपेंडेंट नहीं होता। इसलिए एग्जामिनेशन होता है क्योंकि हम हर चीज को वेरीफाई करते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं। किस चीज को? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं, जो भी मैंने बताया आपको। वेदर और नॉट एंटिटी इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, अगर एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, बिजनेस हाउस है, उसका भी ऑडिट होगा। अगर एंटिटी एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी ऑडिट होगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म, सबका ऑडिट हो सकता है। प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, कॉर्पोरेशन, सबका ऑडिट होगा। अल्टीमेट एम, ऑब्जेक्टिव होता है ओपिनियन देना। हम लोग गारंटी श्योरिटी नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि बनाने वाला मैनेजमेंट है, 365 दिन में बना, इतने सारे लोगों ने मिलकर हम 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने में गारंटी नहीं दे सकते। हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस से बात करते हैं, एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से लोगों को बताते, दुनिया को बताते वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू मतलब क्या ये सच्चे है, रिलायबल है। फेयर मतलब ये क्या ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ना चीजों को बढ़ाकर बता रहे, चीजों को कम करके बता रहे। ठीक है, हमने सिंपल सा एग्जाम्पल देखा था कि अगर बच्चा बोलता है फूड एक्सपेंसेस 3,000 रुपए के है, ठीक है, तो इट इज नॉट अ फेयर प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसके अंदर का ब्रेकअप ऐसा है कि मेस में 2,000 और गर्लफ्रेंड को ट्रीट दी बहुत बार, तो उसका खर्चा है 1,000 रुपए। तो अगर आप सबको फूड एक्सपेंस बोलेंगे तो ये पापा को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा, इट इज नॉट अ फेयर प्रेजेंटेशन। माना कि जानकारी सच्ची है, खर्चा सच्चा है, लेकिन फेयर नहीं है। वैसे ही फिक्स एसेट 300 करोड़ से 500 करोड़ हो गए, तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक्सपांशन है, लेकिन रियलिटी में रिवैल्यूएशन हुआ है। अगर आप ये नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं बताओगे, एक्सप्लेन नहीं करोगे, वापस लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, फेयर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। ये एग्जांपल्स है जहां पे इंफॉर्मेशन आपकी ट्रू थी लेकिन फेयर नहीं थी। हम लोगों ने डिस्कस किए 2 तरह के ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, और ये जनरली रिपोर्ट बाहर वालों के लिए बनती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है कि नहीं, तो इसको हम एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। इसी को फाइनेंशियल ऑडिट बोला जाता है, इसी को कंपनी ऑडिट बोला जाता है, इसी को स्टैट्यूटरी ऑडिट बोला जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला कोई अगर ऑडिट आया तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिट आया। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जब भी बोला जाए, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, उसका मतलब एक्सटर्नल ऑडिट ही होता है दोस्तों। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनल ऑडिट के बारे में। जब भी कोई बिजनेस आगे ग्रो करता है, तो बिजनेस के अंदर का जो काम है वो करने के लिए पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्टेप्स लगते हैं। हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल देखा कि कैसे अगर सुपरमार्केट के अंदर अगर परचेस करना है तो स्टेप्स लगेंगे। पहले परचेस रिक्वेशन नोट बनेगा, कोटेशंस मंगाए जाएंगे, परचेस ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, फिर गुड्स आएंगे तो क्वालिटी चेक होगा, एक लिखेंगे हम लोग गुड्स रिसीव, कितने गुड्स मिले, कहां से मिले, कितने मिले। ये 5 स्टेप्स जो है
तो बड़े बड़े बिजनेस में अगर आपको अंदर काम करना है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, रिकवरी, फाइनेंस, अकाउंटिंग काम करना है, तो आपको हर चीज के स्टेप्स होते हैं। मैनेजमेंट स्टेप्स को बताता है ताकि उनके हिसाब से काम हो। उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ने जो स्टेप्स बनाए हैं ताकि उनके हिसाब से काम हो, ताकि उनका कंट्रोल रहे, कंपनी के अंदर की चीजों पे उनका कंट्रोल रहे, उनके हिसाब से काम करे। उसको हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। एक होनहार बुद्धिमान व्यक्ति जब ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करता है कि कितने स्टेप्स बने हुए हैं, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या वो फ्रॉड एरर को रोक रहे हैं, जब वो ये चेक करता है सिस्टम को, तो उसको बुलाया जाता है दोस्तों इंटरनल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट का फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है और इंटरनल ऑडिट का फोकस आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट जनरली एक्सटर्नल लोगों के लिए होती है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट मैनेजमेंट के लिए होती है। पढ़कर समझते हैं सिस्टम में कहां कहां पे कमी है, डेफिशिएंसी है, कैसे उसको रेक्टिफाई करना, कैसे उसको बेहतर करना। ऐसा नहीं है, इसके अलावा कई और प्रकार के ऑडिट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लॉस के अंदर अलग अलग पर्पस के बहुत सारे ऑडिट्स हैं। हमारे कोर्स में तो फाइनेंशियल ऑडिट ही है, उसी के ऊपर हमको फोकस करना है। लेकिन अगर थोड़ी सी और जानकारी के लिए, जैसे कॉन्करेंट ऑडिट, बैंक बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होते हैं। हम चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली, रेगुलर बेसिस पे, साइमल्टेनियस बेसिस पे उसकी चेकिंग होती रहे। तो जब साइमल्टेनियस चेकिंग होती है तो उसको कॉन्करेंट ऑडिट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा बोला है कि जब कोई असेसी बड़ा बन जाता है, एक टर्नओवर लिमिट क्रॉस करता है, तो वो बराबर टैक्स कंप्यूट कर रहा है ना, गवर्नमेंट को टैक्स बराबर पे कर रहा है ना, इसकी चेकिंग के लिए उसका टैक्स ऑडिट होता है। तो अलग अलग लॉज में अलग अलग सर्कमस्टांसेस में लोगों के ऑडिट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही एंटिटी के मल्टीपल ऑडिट हो रहे हैं, उसी का फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है, उसी का इंटरनल ऑडिट हो रहा है, उसी का टैक्स ऑडिट हो रहा है, एंड सो ऑन। फिर हमने टेक्निकल वर्ड्स को समझना शुरू किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के कई तरीके होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के जो अलग अलग तरीके हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट है, उनको बुलाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फ्रेमवर्क मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स। तो बेसिक प्रिंसिपल्स यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। आज के डेट में छोटी कंपनियों को एएस प्लस शेड्यूल 3 लगता है, बड़े कंपनियों को इंड एस प्लस शेड्यूल 3 लगता है, बैंक्स को एएस प्लस बैंकिंग रेगुलेशन लगते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को एएस प्लस आईआरडीए रेगुलेशन लगते हैं, यूएस कंपनीज को यूएस गैप लगता है, यूरोपियन कंपनीज को आईएफआरएस लगता है। ये सब एग्जांपल्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के। इंडिया में कई सारे फ्रेमवर्क्स है, इंडिया के बाहर कई सारे फ्रेमवर्क्स है। इतने सभी फ्रेमवर्क में मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अप्लाई करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हो सकता है किसी लॉ के वजह से ये फ्रेमवर्क वो लगा रहा है, या फिर वॉलंटरीली सिलेक्शन करके इसको लगा रहा है। अब मिसस्टेटमेंट का सिंपल मतलब होता है दोस्तों मिस्टेक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मिसस्टेटमेंट। लेकिन टेक्निकली इसको कैसा बोला जाता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का कोई अमाउंट या उसका क्लासिफिकेशन कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में, या उसका प्रेजेंटेशन जो लाइन आइटम में उसका प्रेजेंटेशन होता है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा कि मोटर व्हीकल में जाएगा कि फर्नीचर में जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में कौन से लाइन आइटम में जाएगा, पीएनएल में कौन से लाइन आइटम में जाएगा, या फिर उसका डिस्क्लोजर जो नोट्स टू अकाउंट्स में होता है, वो ये अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन जिसको, ये चार चीजें अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है तो उसको मिसस्टेटमेंट बोला जाएगा। देन इट विल बी कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट जैसे किसी में भी हो सकता है, उसके एग्जांपल्स है। परचेस का अमाउंट गलत है, इट इज अ मिसस्टेटमेंट। रेवेन्यू नेचर खर्चे को तुमने कैपिटल नेचर कर दिया, इट्स अ मिसस्टेटमेंट। कार को तुमने प्लांट एंड मशीन डाला, इट्स अ मिसस्टेटमेंट। बोनस इशू हुआ था, शेयर कैपिटल 100 करोड़ से बढ़ गया, लेकिन आपने बात नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं बताई लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे न्यू इशू ऑफ शेयर्स है, नया पैसा कंपनी में आया है, कंपनी आगे बढ़ेगी, ये मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, इसको भी मिस स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसकी और भी टेक्निकल डेफिनेशन देखो, और भी टेक्निकल डेफिनेशन घुमा फिरा कर, इफ अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट is not the amount classification presentation disclosure which is required as per applicable financial reporting framework, तो उसको बोला जाता है मिस स्टेटमेंट। ये कुछ ज्यादा ही टेक्निकल डेफिनेशन है। मैंने जो आपको डेफिनेशन बोली वो लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे।
ऐसा है कि छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट्स में हमको इंटरेस्ट नहीं है, छोटी मोटी चीजों को लाइफ में इग्नोर करना चाहिए, और ऑडिट में भी वही बोला हुआ है। ऑडिटर इज इंटरेस्टेड इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? किसी भी मिसस्टेटमेंट को मटेरियल बोला जाएगा, बड़ा बोला जाएगा, सिग्निफिकेंट बोला जाएगा, अगर उसकी वजह से देयर इज अ इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर उसकी वजह से असर पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है ऑन इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसको हम लोग मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं दोस्तों। अगर 500 करोड़ का प्रॉफिट है जनरली, तो 5%, 25 करोड़ को मटेरियलिटी लेवल जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में माना जाता है। अगर 5,000 रुपए गलती है, 25 करोड़ की लिमिट में 5,000 रुपए गलती है, उसको इमटेरियल माना जाएगा। लेकिन अगर 40 करोड़ की गलती है तो उसको डेफिनेटली मटेरियल माना जाएगा। लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आदमी बराबर वही सारे काम करता है और एकदम फोकस चलता है, और लोगों को भी पता होता है कि आदमी से क्या एक्सपेक्ट करना। ऑडिटर ने एकदम फोकस्ड काम करना चाहिए, कम से कम समय में अच्छा काम करना चाहिए, एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करना चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझा है। ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस से, मतलब हाई लेवल ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस ओपिनियन देना, रीजनेबल एश्योरेंस से, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस से, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से ये बताना कि वेदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विथ रिस्पेक्ट टू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी मटेरियल चीजें हैं, आर दे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि एप्लीकेबल फ्रेमवर्क को अच्छे से इंप्लीमेंट करे। बस यही बताना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अल्टीमेटली ये जो 100 पेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो 100 पेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आर दे प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर हमको रीजनेबल एश्योरेंस किसी को देना है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस किसी को देना है, तो पहले हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, फॉर दिस ऑडिटर विल हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस वेदर ऑल मटेरियल आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चेक करना पड़ेगा कि जितने ही मटेरियल आइटम्स है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। हमको दोनों तरह के मिसस्टेटमेंट में इंटरेस्ट है। मिसस्टेटमेंट गलती होती है, इंटेंशनल हो कि अनइंटेंशनल हो, हम सभी गलतियों पे फोकस करना चाहते हैं। मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल द मिसस्टेटमेंट, दे मे बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड, दे मे बी बिकॉज ऑफ एरर। वंस ओपिनियन इज फ्रेम्ड, we draft a audit report, express opinion in that, and give it to the client. Apart from that, we also make communications. आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हमको लगता है कि मैनेजमेंट के काम की कोई चीज है तो हम और भी कम्युनिकेशंस करते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ओपिनियन के बारे में। टाइप्स ऑफ ओपिनियन के बारे में हमने देखा, अगर आप ऑडिट करने जाते हो एंड यू गेट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, हर चीज का आपको भरपूर एविडेंस मिल गया, सफिशिएंट, यू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको नहीं मिला, यू डिडंट गेट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हाटसोएवर, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, बढ़िया, दोनों चीजें पॉजिटिव हो गई, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दीजिए। स्टैंडर्ड वर्डिंग्स को बदलने की जरूरत नहीं, इसी को क्लीन ओपिनियन बोलते, इसी को अनक्वालिफाइड ओपिनियन बोलते। इट इज कॉल्ड अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब बिना किसी शर्त के, बिना किसी इफ एंड बट के मैं बोलना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन कभी कभी आपको इस स्टैंडर्ड वर्डिंग्स को बदलना पड़ेगा दोस्तों, यू विल हैव टू चेंज इट, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मॉडिफाई करना, यू हैव टू मॉडिफाई द ओपिनियन। मॉडिफाई करने के दोस्तों दो रीजन हो सकते हैं। देयर कैन बी टू रीजंस टू मॉडिफाई ओपिनियन। पहला रीजन हो सकता है, आप ऑडिट करने गए लेकिन अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपको जितना जो एविडेंस आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, या फिर एविडेंस मिलने के बाद में आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहा है। इसमें खास बात, अगर इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। अगर ये फैले हुए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसको बोलते हैं परवेसिव नेचर है, और अगर एक आध दो एरिया में प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं दे आर नॉट परवेसिव। ये आपको देखना पड़ेगा। इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और ये सबूत की कमी परवेसिव है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है, बहुत सारे आइटम्स के सबूत आपके पास नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे ओपिनियन? तो फिर हम डिस्क्लेमर देंगे
वी आर डिस्क्लेमर देंगे, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, हम लोग बोलेंगे वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर सबूत की कमी लेकिन अगर सबूत की कमी नॉट परवेसिव है, नॉट परवेसिव है, इट इज नॉट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इक्का दुक्का जगह है, अगर इक्का दुक्का जगह है तो हम लोग क्वालिफाइड ओपन देंगे। इक्का दुक्का जगह प्रॉब्लम है कि भाई सब्जेक्ट टू कि मुझे सबूत नहीं मिले R&D एक्सपेंसेस के, सब्जेक्ट टू कि मुझे सबूत नहीं मिले आपके इन्वेंट्री के, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, वहां पे शब्द यूज होते हैं एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ या सब्जेक्ट टू, ऐसा। अब अगला मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी रीजन हो सकता है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब बड़ी बड़ी गलतियां है एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम वापस एडवर्स ओपन देंगे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब अगर यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी नॉट परवेसिव, मतलब इक्का दुक्का जगह पे प्रॉब्लम है, बस वो डेप्रिसिएशन गलत है बाकी सब सही है, तो वापस हम क्वालिफाइड ओपन देते हैं कि एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन एवरीथिंग एल्स इज फाइन। इसका मतलब हमको ये समझ में आता है क्वालिफाइड ओपिनियन के दो रीजन हो सकते हैं, सबूत की कमी विच इज नॉट परवेसिव या मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच इज नॉट परवेसिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरह के हुए, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड एंड एडवर्स, तीन तरह के मॉडिफाइड ओपिनियन हमारे होते हैं। बहुत रिसर्च करके मैंने एक ऑडिट का प्रोसेस बनाया है, एक ऑडिट का फ्लो क्रिएट किया है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किस फ्लो में ऑडिट करने को बोलते हैं। ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो 5 फेजेस है। पहला फेज इज इनिशियल फेज। जब भी कोई क्लाइंट आपके सामने आए तो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग बोलते कि देखो, ऑडिट में आप बहुत ज्यादा मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑडिट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देगा तो तुम ऑडिट करोगे, इसलिए आपने केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए कि मैनेजमेंट रिलायबल है कि नहीं, मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, वो चेक करो, उसके बाद ही उसका काम एक्सेप्ट करो। इसलिए टेक्निकल वर्ड आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स। यहाँ पे बेटा एकदम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इन सब टर्म्स को लेकर हम और डिस्कशन आगे करने वाले हैं। तो इनिशियल फेज में पहले आराम से बैठ के सोचो असाइनमेंट लेना है कि नहीं लेना है। नया असाइनमेंट तो एक्सेप्टेंस और पुराना असाइनमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसीजर लगाओ और आराम से बैठ के सोचो असाइनमेंट ले क्या। अगर सब सही लग रहा है कि यार सामने वाला बंदा मुझे भरोसेमंद लग रहा है, रिलायबल लग रहा है, मैं विश्वास दिखा सकता हूं, तो ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर में पॉजिटिव मार्क करिए, आगे बढ़िए। और फिर आप एंगेजमेंट लेटर, एक अग्रीमेंट बनाइए क्लाइंट के साथ में ऑडिट का, उसको एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं। एंगेजमेंट का मतलब असाइनमेंट होता है कि भाई असाइनमेंट परफॉर्म किया जाएगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, हम क्या करेंगे, उसको लेकर क्लैरिटी होगी, अग्रीमेंट होगा। ठीक है, जैसे ही एंगेजमेंट लेटर साइन होता है आपका पहला फेज खत्म हो जाएगा, विल बी थ्रू विद द फर्स्ट फेज। पहला फेज खत्म होने के बाद आपका प्लानिंग फेज शुरू होता है। प्लानिंग फेज में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्लानिंग फेज में होती है दैट वी फोकस अ लॉट ऑन वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट? आज की डेट में दुनिया भर के जितने भी ऑडिट्स है, नए प्रकार के ऑडिट्स है, दे ऑल आर रिस्क बेस्ड ऑडिट्स। वो सारे रिस्क बेस्ड ऑडिट्स है, वो क्वांटम बेस्ड ऑडिट नहीं है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ऐसा नहीं है। इसमें बोला जाता है अगर ऑडिटर को स्मार्ट बनना है, एफिशिएंट इफेक्टिव बनाना है, कम समय में ज्यादा गलतियां पकड़नी है, तो उसको रिस्क बेस्ड ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब उसको पता लगाना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से आइटम्स में बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती है, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। उसको पता लगाना पड़ेगा वेयर देयर इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कहां पर गलती हो सकती है, और बराबर उन एरिया पे ज्यादा समय ज्यादा एफर्ट्स उसको लगाना पड़ेगा। तो प्लानिंग फेज में क्योंकि हम लोग रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं और हमको जहां जिस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वहां पे एफर्ट्स लगाना है, तो रिस्क निकालने के लिए हम काफी समय बिताते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे, आरएपी पे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक बहुत सिंपल चीज है। वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, परचेस कैसे, प्रोडक्शन कैसे, सेल कैसे, रिकवरी कैसे, फाइनेंस कैसे, अकाउंटिंग कैसे, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सबकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जानकारी इकट्ठा करके हम पता लगाते कहां पे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, इन्वेंट्री, बोनस, कहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज है, कहां पे बहुत ज्यादा जजमेंट और अंदाजे पे काम चल रहा है, कहां पे प्रेशर है, क्योंकि यही वो एरियाज होंगे जहां पे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगा। So risk assessment procedure means collecting information, obtaining understanding so that on that basis we can identify and assess risk of material misstatement। हम आइडेंटिफाई कर सके वो कौन सा एरिया है और पता लगा सके कितनी बड़ी रिस्क है।
रिस्क लो लेवल की हो सकती है, मीडियम लेवल की हो सकती है, हाई लेवल की हो सकती है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि पूरे स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है ताकि हम बहुत एफिशिएंट इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। प्लानिंग फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज होता है और एग्जीक्यूशन फेज में वी कलेक्ट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट फाइनेंशियल आइटम्स। जहां जहां पे रिस्क है वहां पे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, जहां जहां पे मटेरियल आइटम्स है, बड़े बड़े इनकम एक्सपेंस है, उसका हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं और देखते हैं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। फाइनली रिपोर्टिंग फेज आता है। रिपोर्टिंग फेज के अंदर रिपोर्टिंग फेज के अंदर वी ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट फाइनेंशियल आइटम्स कैसे है और उसके बेस पे अल्टीमेटली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन ड्रॉ करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दें या फिर उसके ऊपर हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन दें, दैट इज डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड एडवर्स देके। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में भी हम लोग समय बिताकर हमारे पूरे ऑडिट फाइल को असेंबल करते, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर इंडेक्स बनाकर बढ़िया तरीके से ऑडिट फाइल हम लोग बनाते और इसको 7 साल तक हम लोग मेंटेन भी करते। ये आपका ये बेटा आपका कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस था। यहाँ पे हम लोगों ने बड़े प्यारे हमारे हमारे जो बेसिक्स है वो बेसिक्स कवर किए। ये वीडियो जब भी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा बेसिक्स, पूरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।